अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो उसको जल्दी से लर्न कर लेगा। मान लो बेटे उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, ठीक है? सिर्फ इस फॉर्मेट के ऊपर बात है, आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा है, आपको कैश फ्लो समझ में आ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी बी है, और ये एक्टिविटी सी। एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी। एक्टिविटी ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बच्चे कह रहे हैं सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का क्या मतलब है? और हम बच्चों को कह रहे हैं कि अभी सिर्फ आप लिखें, सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। समय आने पर मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, अभी आप जल्दी से नोट्स बनाएं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहली एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जहां पे हमने सबसे पहले लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहां पे हमने लिखा हुआ है अमाउंट, यहां पे लिखेंगे आप डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, मतलब प्रॉफिट का डिफरेंस। आपको क्वेश्चन में 2 साल दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो इन दोनों साल का जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा, ये है बेटा वो डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। सरप्लस मतलब बेटे प्रॉफिट, सरप्लस मतलब प्रॉफिट। सर अगर ये सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ना दे रखा हो तो बेटे हम यहाँ पे एरो बनवा के लिखवा देते हैं कि आप फिर रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ जाएं। बस अभी इस एरो को बना लो, क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझा दूंगा। अगर क्वेश्चन के अंदर सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें कहां पे जाना है? प्रॉफिट को ढूंढते ढूंढते रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ जाना है। ठीक है सर।
बेटे हमें इधर प्लस करने हैं 4 आइटम्स जो आपको याद रखने हैं। हमें यहाँ पर 4 आइटम्स प्लस करने हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसको कहा जाता है ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशंस। ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। आपको याद रखने हैं कि एप्रोप्रिएशंस क्या क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर कंपनी ने इस साल जनरल रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर किया है तो आप उसको ढूंढें। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आप उसको यहां प्लस करें। आप उसको यहां प्लस कर दें जितना आपने अप्रोप्रिएशन इस साल कर दिया है। आपको मैं 4 आइटम्स लिखवाऊंगा, इसके अलावा और कोई आइटम्स आएगी नहीं, बस ये 4, मैक्सिमम 4 होंगी। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ढूंढें आप। बेटे एप्रोप्रिएशन मतलब होता है जहां पे हमने प्रॉफिट को उठा के रखा हुआ है। कंपनी को इस साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। कंपनी ने इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से इस प्रॉफिट को अलग अलग बांट के रख दिया। कुछ पैसा रिजर्व में डाल दिया, कुछ पैसा प्रोविजन में डाल दिया, कुछ पैसा टैक्स के लिए निकाल लिया, कुछ पैसा इसने जो है प्रपोज डिविडेंड के लिए निकाल लिया। तो पैसा तो यहीं से निकाला ना, 1 लाख में से। हमने कहा कहां कहां एप्रोप्रिएशन किया है वो ढूंढो और उसको दोबारा से प्लस कर दो। तो जितना नेट प्रॉफिट हमारा है, हमने उस नेट प्रॉफिट के बैलेंस को यहां लिखा। और 4 एप्रोप्रिएशंस होती हैं, 4 एप्रोप्रिएशंस होती हैं। मैं उनको क्वेश्चन में ढूंढूंगा और यहां पर प्लस कर दूंगा, तभी मैंने यहां पे प्लस लिखा। एप्रोप्रिएशंस यहां प्लस हो जाती हैं, ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन यहां प्लस हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है बेटे, आपने साल के बीच में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया। आपकी बैलेंस शीट, लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनी थी 31 मार्च 2019 को। मान लो आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट बननी है 31 मार्च 2020 को। अभी बेटे बैलेंस शीट फाइनलाइज भी नहीं हुई, 31 मार्च 2020 भी नहीं आई, और आपने 2 बैलेंस शीट के डेट्स के बीच में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया। आपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड आपने जो पे किया है इस साल, उसको भी यहां प्लस कर दो, और ये आपको हमेशा एडजस्टमेंट में मिलेगा। ये आपको हमेशा एडजस्टमेंट में मिलेगा। बेटे इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट का कमाल है और कुछ नहीं। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर जो आपको सिर्फ एडजस्टमेंट में मिलेगा, उसको प्लस करना है। जल्दी लिखें आप लोग। नेक्स्ट, प्रपोज्ड डिविडेंड। आपने जो डिविडेंड प्रपोज किया है इस साल ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर को अंडरलाइन कर लें। आपको याद रखना है सिर्फ करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड यहां पर आएगा, सिर्फ करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आएगा, प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं है यहां पर।
ऐसे ही बच्चों जो आपने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया है, आपको टैक्स पे करना है नेक्स्ट ईयर, आपने पूरे साल उसके लिए कुछ प्रोविजन बनाते चले गए, आप कुछ पैसा कलेक्ट करते चले गए अपने पास, प्रिक्योर करते गए कि जिस दिन हमारे पास टैक्स पेबल की डेट आएगी, जिस दिन हमारे को टैक्स पे करना पड़ेगा, उस दिन हम वहां प्रोविजन में से पैसा निकालेंगे और टैक्स पे कर देंगे। उसको कहा जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये भी आपने करंट ईयर का देखना है कि आपने करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया है। आपने बेटे किसी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बना लिया हो, जिसको कहा जाता है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। ये आपको क्वेश्चंस के अंदर बहुत कम मिलेगा, ये आपको बहुत कम मिलेगा, इसलिए मैं सितारा बना रहा हूं। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस आप इसको बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मेन चार चीजें आपके सामने आ गई। प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जल्दी से याद करो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन में चार चीजें आएंगी मेनली। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, और इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने इस साल कितना इंटरिम डिविडेंड पे किया है, और इंटरिम डिविडेंड वाली बात आपको सिर्फ एडजस्टमेंट में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आपको क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट को देखना है। ठीक है सर। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे स्टार लगा लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे स्टार लगा लो, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। स्टार मार्क्ड आइटम्स विल नॉट बी इवेल्युएटेड, हम इसको इवेल्युएट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की यहां पर कोई बात नहीं करेंगे। हम वो आपसे बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर में बात करेंगे। जल्दी से नोट करें बच्चे, फटाफट। बच्चे कह रहे हैं सर हमने लिख लिया है। आप इसका टोटल बाहर लिखेंगे, इस वाले अमाउंट को और इस वाले अमाउंट को दोनों को प्लस कर देंगे, और फिर यहां लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट के अंदर चार चीजें प्लस करी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। सर क्या हमें क्वेश्चन में चारों आइटम्स गिवन होंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसी बात। हो सकता है कोई एक आइटम गिवन हो सकता है दो गिवन हो सकता है तीन हो सकता है चारों हो, और हो सकता है कोई ना हो सकता है चारों में से कोई आइटम ना हो, लेकिन फॉर्मेट के अंदर ये चार आइटम आपके सामने हैं। ओके सर, तो आपको याद रख के चलना है कि अगर जनरल रिजर्व कहीं आएगा तो एप्रोप्रिएशन में आएगा, इंटरिम डिविडेंड की बात होगी तो एप्रोप्रिएशन में पहले होगी, प्रपोज डिविडेंड एप्रोप्रिएशन के अंदर पहले बात होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स की भी एप्रोप्रिएशन में बात होगी। आपको इन चारों आइटम्स को याद करके चलना है। ठीक है सर। नेक्स्ट, प्लस माइनस, मतलब मैं कुछ आइटम्स को प्लस करूंगा और कुछ को माइनस करूंगा।
adjustments, adjustments for non-cash items and non-operating items. पहले मैं आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताऊं, पहले मैं आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताता हूं, फिर मैं यहां पर आता हूं. ये देखें बेटे, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस. यहां पे हमने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख. कंपनी कहती है डेबिट साइड में लिखो डेप्रिसिएशन 50,000. डेबिट साइड में लिखो गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000. डेबिट साइड में लिखो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 20,000. और ये तीनों चीजें लिखने के बाद डेबिट साइड में लिखो नेट प्रॉफिट 2 लाख माइनस 50,000 1.5 लाख माइनस 20,000 1,30,000 माइनस 20,000 1,10,000. कंपनी कह रही है हमारा नेट प्रॉफिट 1,10,000. हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की. हमने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ कैश के लेन देन की बात होगी. कैश के लेन देन की बात होगी. कोई भी ट्रांजैक्शन जो नॉन कैश होगी, जिसकी वजह से ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम यहां रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ कैश के अंदर जो ट्रांजैक्शंस की लेन देन होती है उसकी बात की जाती है. हम लोग यहां पर ऐसी किसी ट्रांजैक्शन की बात नहीं करते जहां पर कैश का लेना देना नहीं है साहब. कैश की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मतलब कैश ना तो आप उस ट्रांजैक्शन की वजह से आ रहा है ना कैश उस ट्रांजैक्शन की वजह से जा रहा है. अब बेटे डेप्रिसिएशन आपने लगाया, आपके पास से कैश थोड़ी गया. आपने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, आपके पास से कैश थोड़ी गया. आपको एसेट्स को बेचते वक्त लॉस हो गया तो आपके पास से कैश थोड़ी गया. ये तो बेटे नॉन कैश आइटम्स है. ये आपके लिए एक्सपेंस तो है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस तो है, लेकिन कौन से एक्सपेंस हैं? नॉन कैश एक्सपेंस हैं. इनकी वजह से कैश नहीं जाता बिजनेस के बाहर. इनकी वजह से बिजनेस के बाहर, कंपनी के बाहर कैश नहीं जाता. ऐसा नहीं होता कि मैंने आज अपनी मशीनरी को डेप्रिशिएट करा 50,000 से, तो मैं कहीं जाऊंगा और किसी पर्सन को जिससे मैंने मशीनरी खरीदी थी उसको 50,000 रुपए देकर आऊंगा कि भैया मेरी मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, ये लो 50,000 रुपए. बेटे एक्सपेंस तो है, लेकिन इन एक्सपेंस की वजह से हमारे बिजनेस के बाहर, कंपनी के बाहर, कंपनी किसी को कैश नहीं पे करती. यानी ये एक्सपेंस कहलाते हैं नॉन कैश एक्सपेंस. और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस को देखना होता है जो रिलेट करती हैं कैश के साथ, जिनका लेन देन कैश के साथ होता है. तो हमें ये कहा गया फॉर्मेट के अंदर कि अगर कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं आपके पास, नॉन कैश आइटम्स हैं, तो आप उनको यहां से हटा दें. यहां से हटाने का मतलब है कि हम इनको रिकॉर्ड ना करें, हम इनको फॉर्मेट में ना लें.
तो जैसे ही मैं इनको फॉर्मेट में नहीं लूंगा, मेरे नेट प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। मैं जैसे इनको हटाऊंगा, मेरा नेट प्रॉफिट वापस से दोबारा से क्या हो जाएगा सर, 2 लाख रुपए, क्योंकि फॉर्मेट ने नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को हटवा दिया। 50,000 भूल जाओ, 20,000 भूल जाओ, 20,000 भूल जाओ, यानी उसने कहा इस 1,10,000 में इनको दोबारा से प्लस कर दो, यानी सर हम तो दोबारा से 2 लाख पर आ गए। हाँ बेटे, यही फॉर्मेट में है, ये नॉन कैश आइटम्स होती हैं। ठीक है, अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है, अब हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की बात करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की बात करते हैं। ध्यान से देखना, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, 2 लाख। हमने क्या किया हुआ बेटे, हमने यहां पे लिख दिया इंटरेस्ट इनकम। हमने बैंक में पैसा जमा कराए हैं, वहां से हमें इंटरेस्ट मिल गया 20,000। हमने बेटे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, हमने कंपनी में पैसा लगा रखा है, वहां से हमें डिविडेंड इनकम मिल गई 20,000। कंपनी के पास डिविडेंड इनकम आ रही, कंपनी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, वहां से रेंटल इनकम आ रही 50,000। हमने कोई एसेट सेल करी और वहां से हमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 5,000। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कह रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हम यहां पर आपके हार्ड कोर बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम उस बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं जो आपके बिजनेस के साथ रिलेट कर रही हैं। हम ऐसी किसी इनकम की बात नहीं कर सकते जो आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनकम ही नहीं है। आपको कहीं से इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, ये आपकी बिजनेस इनकम थोड़ी है, कहते हैं इसको हटाओ। आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, ये आपकी कोई बिजनेस इनकम थोड़ी है, तो इन्वेस्टमेंट की इनकम। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से आपको एज अ शेयर होल्डर डिविडेंड मिल रहा है, आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। रेंटल इनकम आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। आपका बिजनेस एसेट्स को बेचना है ही नहीं, आपका बिजनेस एसेट्स को बेचना है ही नहीं बेटे। तो अगर आप एसेट्स को बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये तो आपके लिए कैपिटल रिजर्व्स हैं, ये आपकी इनकम थोड़ी है, हटाओ इसको यहां से। यानी उन्होंने कहा हम ऐसी किसी भी इनकम को आपको यहां पर नहीं जोड़ने देंगे जो बिजनेस से रिलेट ही नहीं करती, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, ये आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम नहीं है बेटे, ये तो आपके बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आप अगर बिजनेस नहीं भी करें तो ये इनकम तो होती रहेंगी बेटे। इन्वेस्टिंग इनकम बिजनेस की इनकम नहीं होती। तुम अपनी फैक्ट्री बंद कर दो निशांत, फैक्ट्री बंद करके 10 करोड़ रुपया बैंक में डाल दो और वहां से इंटरेस्ट इनकम कमाओ 2 लाख रुपए महीने की, और मैं उसके बाद आपसे पूछूं कि आपके बिजनेस से कितनी इनकम आ रही है, आप कह रहे हो सर बिजनेस से तो कोई इनकम नहीं आ रही, लेकिन जो इनकम आ रही है वो इंटरेस्ट इनकम आ रही है। तो इंटरेस्ट इनकम बिजनेस इनकम नहीं होती। इंटरेस्ट से आने वाली इनकम, डिविडेंड से आने वाली इनकम आपके बिजनेस की इनकम नहीं होती बेटे। और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके बिजनेस के लिए बना रहे हैं। हम लोग फर्स्ट वाली स्क्रीन पे वापस आ गए। मैंने आपको नॉन कैश आइटम्स बता दिए, मैंने आपको नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स बता दिए जो बिजनेस से ऑपरेट नहीं होते, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं बिजनेस में। उन्होंने कहा कि हम प्लस कर देंगे, हम प्लस कर देंगे किसको, नॉन कैश आइटम्स को।
और हम माइनस कर देंगे, आपके इनकम को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो इनकम है ही नहीं बिजनेस की। कौन सी इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो हमें याद करना है, क्या याद करना है हमारे को, कि हमारे लिए नॉन कैश आइटम्स कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों लिखो, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो हम आपको 12th के लेवल पे सब कुछ लिखवा रहे हैं। डेप्रीसिएशन, सेकेंड इंटरेस्ट ऑन बोरिंग एंड डिबेंचर्स। इस पे अभी सितारा बनाओ, इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ, loss on sale of fixed assets, goodwill, patents, and trademark, amortized। इंटेंजिबल एसेट्स amortized होती हैं बेटे। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स है, सब amortized हो रहे हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन, फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन वर्ड आ गया बेटे, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैं आउटर कॉलम में ले आया टोटल करके, ये सारी प्लस वाली आइटम्स है। इसको हम नॉन कैश आइटम्स कहते हैं। माइनस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐसे लिखना नहीं होता है जरूरी, आप डायरेक्टली माइनस करके सीधा आइटम्स लिख सकते हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूं। आप प्लस कर दें, जो आइटम्स दे रखी हूं, एक दो आइटम, दो आइटम जो भी दे रखी होंगे, आप प्लस करें डायरेक्टली और नीचे माइनस कर दें। माइनस वाली आइटम्स कौन कौन सी? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि माइनस वाली आइटम्स है। आप इस वाले अमाउंट में, ये जो अमाउंट ऊपर आया था, आप इस वाले अमाउंट में ऐसे आप नीचे की तरफ आ रहे होंगे, आप इसको तो प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट में है आइटम्स।
और फिर आप यहां लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्यारे बच्चों को पता होगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है। बच्चे बीएसटी में पढ़कर आए हैं। जी सर, हम पढ़कर आए हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यूज में जो डिफरेंस होता है बेटे, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस के अंदर कितनी वर्किंग कैपिटल का लेन देन हुआ है, वर्किंग कैपिटल की वजह से आपको कितना पैसा एक्चुअल के अंदर करंट लाइबिलिटीज में इन्वॉल्व हुआ है, कितना पैसा आपने इन्वॉल्व किया है करंट एसेट्स में, उसके नेट डिफरेंस को देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमने डेटर्स को 2 लाख रुपए का उधार दिया, हमने 2 लाख रुपए ब्लॉक कर दिए। तो बेटे कंपनी लॉ क्या कह रहा है कि 2 लाख रुपए ब्लॉक कर दिए, तो ऐसे तो आपको भी तो क्रेडिटर्स ने 1 लाख रुपए का उधार दे रखा है। मैं भी तो सामान उधार पे खरीद के लाया हूं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर और आगे डेटर्स को बेच दिया 2 लाख के अंदर। तो बेटे एक्चुअल में तो मार्केट में मेरा 1 लाख रुपए ही लगा ना। मैंने 2 लाख रुपए की आगे सेल करी क्रेडिट पर, लेकिन मैं क्रेडिट परचेज भी तो करके लाया हूं 1 लाख रुपए की। तो एक्चुअल के अंदर मेरा मार्केट के अंदर कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ है सर? 1 लाख रुपए। आपने बोला कि आपने 2 लाख रुपए की राम को क्रेडिट सेल करी, तो आप ये भी तो बताओ साथ में कि आपने मोहन से 1 लाख रुपए की परचेज भी करी। आप ये भी तो बोलो 1 लाख रुपए की परचेज हुई। तो 1 लाख रुपए की क्रेडिट परचेज हुई है और 2 लाख रुपए की क्रेडिट सेल हुई, तो एक्चुअल में तो आपका पैसा मार्केट में 1 लाख रुपए लगा है। ठीक है सर, बच्चे जल्दी से नोट करेंगे। तो सर हम इसको अब कैसे शो करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसान तरीके से समझा देता हूं। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे? अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होती, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, आप दोनों तरफ देखेंगे। अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं या आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं या आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही, तो बेटे आप उसको प्लस कर दें। आप उसको प्लस कर दें। और माइनस किसको करेंगे सर? बेटे आप माइनस करोगे इसका रिवर्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ये प्लस, ये माइनस, और इसको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास यहां पर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और बेटे आप लास्ट में यहां पर माइनस करेंगे
इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, और फिर यहां पर निकल कर आ जाएगा कैश फ्लो या आउटफ्लो। अगर नेगेटिव आएगा तो आउटफ्लो, पॉजिटिव आएगा तो इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये है एक्टिविटी ए। यानी हमारे बच्चों को फॉर्मेट याद होना पड़ेगा। सर फॉर्मेट तो आसान है, पहले प्रॉफिट को ढूंढ लो, उसमें एप्रोप्रिएशंस के 4 आइटम्स हैं, उसमें से जो जो आइटम दे रखा उसको प्लस कर लो, नॉन कैश आइटम्स को प्लस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दो, उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के चेंज को देख लो, खत्म हो गया फॉर्मेट। डिक्रीज इन करंट एसेट्स या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस हो जाएंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस हो जाएंगे। अल्टीमेटली हम प्रॉफिट पे आ जाएंगे जो कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद वाला होगा, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और लास्ट में हम उसमें से इनकम टैक्स पेड जो पे किया गया होगा इस साल वो माइनस कर देंगे। अच्छा, आप इसके ब्रैकेट में लिख लो नेट ऑफ रिफंड। हो सकता है कि आपको रिफंड मिल रहा हो, नेट ऑफ रिफंड। सर रिफंड का क्या मतलब है बेटे, बताएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते ही बता देंगे। और जैसे आप उसको माइनस करेंगे, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव अगर हुई तो इनफ्लो, और ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव में आई तो आउटफ्लो। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो आउटफ्लो, और अगर पॉजिटिव है तो इनफ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां पे कंप्लीट हो गई। हाँ बेटे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां पर कंप्लीट हो गई। चलो बेटे, अब बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात होगी कि जो बिजनेस एक्चुअल में अपनी गुड्स बेचता है या जो अपनी सर्विसेज रेंडर करता है, बिजनेस को ऑपरेट करते वक्त उसके कितने कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज हुए हैं, हम उसकी बात खत्म कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बेटे इन्वेस्टमेंट, कि हमने फिक्स्ड एसेट्स में या अपने बिजनेस के बाहर जो पैसा इन्वेस्ट किया है वहां कितना कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो किया है, वो है एक्टिविटी बी, जो बेटे इसी फॉर्मेट के नीचे बनेगी, इसी फॉर्मेट के साथ बनेगी। कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम यहां पर सोचेंगे वो अमाउंट जो हमने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर लगाया है या हमने कहीं इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्ट करने से हमारी इनकम आ रही है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है हमारी। तो अब हमें यहां सोचना पड़ेगा बिजनेस की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारे पास क्या कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हो रहा है। सर आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर आपके पास तो पैसा आ गया, बेटे प्लस में लिखो, ये कैश इनफ्लो है। कैश, सर ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या? नहीं बेटे नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, पैसा आ गया, प्लस कर दिया। सर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दी, हाँ बेटे क्या दिक्कत है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, कोई भी, प्लस हो गया बेटे, सेल हो रहा है ना, कैश इनफ्लो हो रहा है बेटे, पैसा आ रहा है मेरे पास। निशान ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट रिसीव, इन्वेस्टिंग इनकम, अब हुई है बेटे, ये होती है इन्वेस्टिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम नहीं थी बिजनेस की, अब आया मेरे पास इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड,
मैंने कहीं पैसा दे रखा है बेटे, वहां से मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, कैश इनफ्लो। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, डिविडेंड रिसीव्ड। फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। अगर फाइनेंशियल कंपनी होती तो डिविडेंड मिलना उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता बच्चों। हाँ सर, हाँ सर, करेंगे अभी डिस्कशन अच्छे से। रेंट रिसीव्ड, ओके सर। बेटे मैंने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदकर उसको रेंट पे दिया हो, मुझे रेंटल इनकम हो रही, मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सर आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल करी, मान लो अगर आप परचेज कर रहे हो तो क्या होगा बेटे? परचेज कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होगा, ये लिखो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश आउटफ्लो। आपके पास से पैसा चला गया, माइनस में लिख दो। सर कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो तो बेटे परचेज करोगे तो पैसा जाएगा आपके पास से, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके लिए कैश आउटफ्लो हो गया, माइनस में लिख दो। बस बेटे, इससे ज्यादा 12वीं में कभी नहीं आएगा। ओके सर, ओके सर। और सबसे अच्छी बात आपको पता है, सबसे अच्छी बात मैं एक चीज और समझाऊं आपको बेटे, बैलेंस शीट में एसेट साइड या तो करंट एसेट्स होती है या नॉन करंट एसेट्स होती है। हमें करंट एसेट्स तो यहां देखना ही नहीं क्योंकि वो तो ऑपरेटिंग में आ चुकी, हमें तो देखनी सिर्फ नॉन करंट एसेट्स होती हैं जिसकी हेल्प से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगी। यस सर, ये तो बहुत आसान बात है। पॉइंट नंबर सी, आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपकी इतनी हेल्प करेगा, सारी बातें साफ साफ लिखी होंगी, करंट एसेट्स अलग, नॉन करंट एसेट्स अलग। पहले दिक्कत होती थी, बच्चे सोचते थे अरे यार करंट एसेट्स है कि नहीं है, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। इस बार तो फॉर्मेट ही ऐसे है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड दो ही हेड है, एक करंट एसेट्स एक नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, साथ साथ दे रखी, आपको तो दिख रही होंगी बेटे सामने एकदम पेपर में। सर थर्ड एक्टिविटी कौन सी होती है बच्चों, वो तो आप मुझे बताओ जल्दी से, थर्ड एक्टिविटी कौन सी है? सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लिखो जल्दी से, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर आपने हमें यह बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी की शेयर कैपिटल से बिलोंग करेगी। हाँ बेटे मैं अभी भी वही कह रहा हूं, कंपनी की शेयर कैपिटल से ही बिलोंग करेगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके सर। बेटे आपने शेयर्स इशू करे, आपके पास पैसा आ गया, इशू ऑफ शेयर्स, मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कैश इनफ्लो। सर डिवेंचर्स भी तो इशू कर सकते हैं, करो ना बेटे, मना कौन कर रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर्स। सर प्रेफरेंस शेयर्स भी तो कर सकते हैं बेटे, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं शेयर कैपिटल में जो जो आता है उसको इशू कर दो, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर अगर शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुए तो बेटे क्या फर्क पड़ता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का प्रीमियम है तो 110 रुपए लिख दो, हमारे को तो ये देखना है टोटल कितना पैसा आ रहा है।
शेयर इशू करे, कितना पैसा आया साहब? 110। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर करंट ईयर लिखा है, शेयर कैपिटल में यहां पे लिखा है 1 लाख, यहां लिखा है 3 लाख। अब बताओ बेटे, 1 लाख से 3 लाख हो गए तो हमने कितने के शेयर इशू करे? सर 2 लाख के। लिख दो यहां पर 2 लाख, इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख। अरे सर ये तो बड़ा आसान है। हाँ बेटे बहुत आसान है। लोन रेस्ड या टेकन, आपने बेटे बैंक से लोन ले लिया, पैसा आ गया। सर ये तो अभी आप इशू की बात कर रहे हो, बस जहां से कैश इनफ्लो हो रहा है। अगर हमें पेमेंट करनी पड़ी तो बेटा पेमेंट कर दो, क्या दिक्कत है? लो यहां पेमेंट लिख दो, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, माइनस में कर दो बेटे, कैश आउटफ्लो में। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, माइनस में करो बेटा। सर रीपेमेंट ऑफ लोन, हाँ बेटा रीपेमेंट ऑफ लोन, माइनस में। इंटरिम डिविडेंड पेड, बेटे डिविडेंड पेड कर रहे हैं, वर्ड है पेड, पैसा गया। फाइनल डिविडेंड पेड, पैसा गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या लोन, पैसा गया। नीचे लिख दो बच्चों, कैश फ्लो या आउटफ्लो जो भी होगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये है एक्टिविटी सी। बेटे सारी के सारे पॉइंट्स नहीं आते हैं, 2 या 3 पॉइंट्स आते हैं, 1, 2 या 3 मैक्सिमम, बस आपको वही ढूंढ के यहां लिखने हैं, बस प्लस या माइनस करके। सर तीनों एक्टिविटीज बनने के बाद क्या करते हैं बेटे? उसके बाद आप क्या करते हैं, आप यहां लिखते हैं नेट इंक्रीज अगर पॉजिटिव वैल्यू है, या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। फिर आप इसमें प्लस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैलेंस शीट में दिया होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब मैंने आपको यह भी बता दिया था कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आते हैं, मैंने कल लिखवाया था आप बच्चों को कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है। सर वो तो हमने पढ़ा नहीं, कोई नहीं बेटे मैं दोबारा लिखवा देता हूं, ना पढ़ना तो आपका काम है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स,
मार्केटेबल डिपॉजिट्स, ये आप इस वाले अमाउंट में प्लस कर देंगे और जो यहाँ बैलेंस बचेगा ना बेटे, ये जो टोटल बैलेंस यहाँ निकल कर आएगा, ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट से मैच कर जाएगा, आपकी बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश से मैच कर जाएगा। अगर ये बैलेंस आपकी बैलेंस शीट से मैच कर गया तो आपका क्वेश्चन ठीक है। बैलेंस शीट से मैच करेगा, तो बेटे अगर ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट से मैच कर गया तो आपका क्वेश्चन ठीक है। बस आपको करना क्या है, हमारे बच्चों को सिर्फ ये याद रखना है कि सर यहां पर फॉर्मेट क्या दिया गया है। आपको बेटे बस फॉर्मेट को याद कर लेना है, क्वेश्चंस तो 5 मिनट में हो जाएंगे। फॉर्मेट याद है तो क्वेश्चंस 5-5 मिनट में हो जाएंगे बेटे। आप सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करोगे अपने एग्जाम में।